आपने ज़िंदगी में कभी एक लाश को तो देखा ही होगा। अब चाहे वो आपका करीबी रहा हो या चाहे कोई अनजान, लेकिन एक बात तो तय है कि लाश को देखकर आपको दुख तो ज़रूर हुआ होगा। कभी आपने ऐसा भी सोचा होगा कि ये लाश आखिर कुछ महसूस भी कर सकती है क्या? मतलब कि उनका शरीर हमारे साथ है, लेकिन वो नहीं, और उनकी कॉन्शियसनेस नहीं। उनके अंदर की वो चीज़ जो उन्हें ज़िंदा रखती थी वो कहीं जा चुकी है हमेशा के लिए और कभी वापस नहीं आएगी। सोचकर ही कितना अजीब लगता है। पर अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाश जो ज़िंदा है, सांसें ले सकती है और संभावना है कि कुछ दिनों में उठ के वो हमसे बात भी करने लगे। यह आपके शरीर का एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन है जिसके बारे में 17वीं सदी या उससे पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे। इस कंडीशन में जैसे इंसान एक गहरी नींद में सो जाता है और उसका दिमाग एक जिंदा लाश की तरह काम करता है, और बिल्कुल इन्हीं हालातों की वजह से इस कंडीशन को कोमा कहते हैं, जो शब्द ग्रीक लैंग्वेज से निकला है और उसका मीनिंग है द डीप स्लीप। पुराने ज़माने में पेशेंट को इस गहरी नींद से उठाने के लिए अनजान लोग कई तरह की अजीबोगरीब और हैरानी वाले तरीके अपनाते, जैसे कि शरीर को जला देना या बर्फ़ से बहुत ज़्यादा ठंडा कर देना या खोपड़ी से खून निकालना, पेट को पूरा खाली कर देना वगैरह वगैरह। लेकिन अफसोस इनमें से कोई भी तकनीक काम नहीं आई, और इसीलिए यह साफ हो गया कि गहरी नींद में सोना और कोमा में होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक कोमा का पेशेंट दिखने में तो एक लाश की तरह ही लगता है, लेकिन असल में उसके शरीर में बहुत कुछ चल रहा है जिसकी सच्चाई अनफॉर्चुनेटली मेडिकल साइंस भी आज तक जान नहीं पाया है। और इसके साथ साथ सारे कोमा केसेस भी एक दूसरे से अलग होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रीटमेंट एक केस में काम करती है वो शायद दूसरे केस के लिए काम ना करे। लेकिन ये सब क्यों, क्या एक्चुअली में हो रहा होता है एक कोमा पेशेंट के बॉडी के अंदर, ये कह पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको कोमा से जुड़े ऐसे खुफिया फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जो आपके पैरों तले से ज़मीन हिला देंगे। तो बने रहो मेरे साथ। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि कोमा पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। हमें जानना होगा कि हम कौन से टाइप के कोमा से डील कर रहे हैं। कोमा बहुत से रीज़न के वजह से होता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस या दूसरी कोई घातक बीमारी, मेजर एक्सीडेंट या फिर कोई फिज़िकल चोट जिसका इम्पैक्ट सीधा पेशेंट के ब्रेन पे आया हो। इसके अलावा डॉक्टर्स भी मेडिकल कोमा इंड्यूस कर सकते हैं उन पेशेंट में जो ड्रग ओवरडोज का शिकार हो गए हो या फिर जिन्हें फिज़िकल ट्रॉमा या डिसीज़ है। इसमें पेशेंट को लंबे समय के लिए अनकॉन्शियस किया जाता है ताकि उनके हाइपर एक्टिव ब्रेन को शांत किया जाए और उनमें किसी भी तरह के ब्रेन इंजरी को अवॉइड किया जाए। तो ये हुआ मेडिकल इंड्यूस्ड कोमा। लेकिन क्या इनमें और बाकी सारे बायोलॉजिकल कोमा के केसेस में कोई फ़र्क नहीं है? वेल, कोमा में बेहोशी भी एक किस्म की नहीं होती, और इसकी गंभीरता समझने के लिए ए मेजरिंग केसेस जिसे कहते हैं ग्लाइकोकोमा स्केल, इस स्केल में 3 से 15 तक कोमा को रैंक असाइन किया जाता है, जिसमें तीसरे कोमा का मतलब होता है डीप और सीरियस कोमा, और 15 ऐसा कोमा होता है जिसमें पेशेंट सचेत है और रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। अब इमेजिन कीजिए अगर आपके किसी अपने को कोमा के स्टेट में आप उबासी लेते हुए देखोगे तो जाहिर सी बात है आप खुशी से चहक उठोगे। लेकिन ये इतनी भी खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि चांसेस है कि वो पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट कोमा में है, जिसमें वो फिज़िकल मूवमेंट तो कर सकता है जैसे उबासी या स्माइल करना, लेकिन उसका ब्रेन एक बहुत ही स्पेसिफिक लेवल पे फंक्शन कर रहा है, और इसकी वजह से कोई भी एक्सटर्नल स्टिम्युलस
ये रिएक्ट नहीं कर सकता और यहाँ तक आपको सुन और समझ भी नहीं सकता है। इसके अलावा कैटेक्टोनिया एक ऐसा टाइप का कोमा है जिसमें पेशेंट कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं कर सकता और उन्हें नॉर्मल सांसें लेने के लिए भी मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये कोमा के 2 केसेस फिर भी इतने गंभीर नहीं है और चांसेस है कि पेशेंट वापस इनमें से ठीक होकर नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन कोमा में ब्रेन डेथ एक ऐसा स्टेट है जैसे ब्रेन कोई फिजिकल इंजरी या ब्रेन कोई घातक बीमारी की वजह से इतना डैमेज हो चुका है कि अब वो सिर्फ शरीर के ऑटोमेटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, जैसे डाइजेशन या ब्लड पंप करना, जो हमारी दिमाग के पैसिव नर्वस सिस्टम में आयनेटिक होता है। लेकिन इसके अलावा और वो शरीर कोई भी काम नहीं कर सकता। एक ब्रेन डेड पेशेंट का डॉक्टर उसकी फैमिली को कहेगा कि पेशेंट के बचने के बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन सच में उसके बचने के कोई भी चांसेस नहीं होते। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको पेशेंट को कोमा के स्टेट से बाहर होश में लाया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे किसी तरह दर्द पहुंचा के या उनकी चेस्ट को रब करके, और पेशेंट ज़्यादा कुछ समझ और एनालाइज ना कर पाए लेकिन उसकी आंखें खुली रहेगी और उसकी आई मूवमेंट होती रहेगी। ऐसे कोमा के केसेस को स्टूपोर कहते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर स्टूपोर की गिनती कोमा में नहीं करते क्योंकि कोमा में तो पेशेंट को बिल्कुल भी उठाया नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि कोमा के पेशेंट बिल्कुल भी अनकॉन्शियस होते हैं विथ नो ब्रेन एक्टिविटी, और वो चाहकर भी इस परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकते और डॉक्टर भी उनकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन फिर मूवी में ऐसा क्यों बताया जाता है कि कोमा में लेटा हीरो अपनी हीरोइन की आवाज़ सुनते ही ठीक हो जाता है? तो सरप्राइजिंगली इसमें भी थोड़ी सच्चाई है। एक रिसर्च जो 2015 में न्यूरल रिहेबिलिटेशन और न्यूरल रिपेयर जर्नल में पब्लिश की हुई थी, वो एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ये पाया गया था कि कोमा के पेशेंट जिन्होंने अपनी फैमिली की आवाज़ दिन में 4 बार 6 हफ्तों तक सुनी हो, वो दूसरे कोमा पेशेंट के मामले काफ़ी तेज़ी से कॉन्शियसनेस रिकवर कर रहे थे। जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर एरियल शेरोन को एक स्ट्रोक आया जिसके बाद वो वेजिटेटिव स्टेट कोमा में चले गए, तो उनके ब्रेन का फंक्शन MRI स्कैन लिया गया और ये नोटिस किया गया कि जब उनका बेटा या उनकी फैमिली के पिक्चर उन्हें दिखाए जाते तो उनकी ब्रेन एक्टिविटी बढ़ जाती थी। ये संकेत देते हुए कि कोमा में भी उनका ब्रेन फंक्शन कर रहा है और कोमा से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इम्पोर्टेंट फंक्शन जैसे कि सांसें लेना, ब्लड पंप करना, डाइजेशन वगैरह, तो जैसे मैंने बताया हमारे ब्रेन के पैसिव नर्वस सिस्टम में ऑलरेडी हार्डवायर है और मेजॉरिटी कोमा केसेस में शरीर पे फंक्शन खुद से कर पा रहा होता है। इसके अलावा पेशेंट को IV पे रखा जाता है ताकि बॉडी को पानी और न्यूट्रिशन मिलते रहे, और अगर ज़रूरत पड़े तो वेंटिलेटर और एयर पैसेज को क्लियर करके पेशेंट को सरलता से सांस लेने में मदद करते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम कोमा पेशेंट में होता है जिसे हम कहते हैं मसल एट्रोफी, यानी कि मांसपेशियों का नहीं यूज़ करने की वजह से श्रिंक हो जाना और इनको दोबारा इन यूज़ करने में बहुत ही तकलीफ़ और प्रॉब्लम महसूस होना। और अगर इसमें कोई और इन्फेक्शन हो जाए तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। ये दोनों कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए कोमा पेशेंट को बार बार बिस्तर से पलटते रहना चाहिए और मसल्स को थोड़ा बहुत मूवमेंट और मसाज करते रहना चाहिए। लेकिन ये सब तो सिर्फ कोमा के सिस्टम को रिलीफ करेंगे और हमें जानना है कि कोमा को ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि जब कोमा किसी एक वजह से नहीं होता बल्कि बहुत अलग अलग वजह से होता है और इसलिए हर एक का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। अगर कोमा ड्रग ओवरडोज की वजह से हुआ है तो डॉक्टर या तो ड्रग को निकालेंगे या एंटीडोट्स देंगे, और अगर कोमा कोई बीमारी की वजह से हुआ है तो डॉक्टर पहले उस बीमारी को ट्रीट करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक फैक्ट ये है
कि कोमा में जाने के बाद लगभग 58% लोग कभी वापस लौटकर नहीं आते और उनमें से भी 4 दिन गुजरने के बाद होश में आने के चांसेस सिर्फ 7% ही होते हैं और फिर 2 हफ्ते के बाद वो भी 2% हो जाते हैं। हमारा मेडिकल नॉलेज इन सब्जेक्ट में अभी भी एक्सपेंड हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे फ्यूचर में हम इस बीमारी को ठीक तरह से समझने लगे और इवन इसे क्योर कर पाए। इसके अलावा बहुत से देशों में पेशेंट जो लंबे अरसे तक कोमा में है और जिनकी फैमिली ये जानती है कि उनके वापस होश में आने के कोई चांसेस नहीं है, वो यूथनेसिया और मर्सी किलिंग के लिए भी लड़ रहे हैं। और अपोजिशन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि अगर वो पेशेंट क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं वो नज़र नहीं आ रहा तो हमें कैसे पता चले कि मरना उनकी खुद की मर्जी है। ये खुद ही एक बहुत बड़ा डिबेट है। आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वेल फ्रेंड्स, कोमा से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और ऐसी ही और जानकारियाँ अगर आप जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर दे, लाइक कर दे इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। टेक केयर एंड बाय बाय।